गुड आफ्टरनून फ्रेंड। मैं शिवन सोलंकी अपने लॉ टेस्टिंग चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आपने इस वीडियो को देखी और यदि आपको अच्छा लगे तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज मैं CRPC के सेक्शन 164 का स्टेटमेंट और इस सेक्शन 164 का जो बयान है वो कैसे लिखा जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है और अगर गलत तरीके से लिखा जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, इस पर मैं चर्चा करूँगा। सेक्शन 164 जब भी पढ़ा जाता है तो वो अकेले नहीं पढ़ा जाता है। सेक्शन 164 जब पढ़ा जाएगा तो उसके साथ CRPC का सेक्शन 281 पढ़ा जाएगा और उसके साथ CRPC का सेक्शन 463 भी पढ़ा जाएगा। आइए हम लोग रीड करते हैं। संस्कृतियों को और कथन को अवलिखित करना, ये सेक्शन 164 का मार्जिन नोट है। इसमें क्लास 1 में कहा गया है कि कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे इस मामले में उसको अधिकारता हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारणा प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी समय अपनों से की गई किसी संस्कृति या कथन को अवलिखित कर सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर क्लास 1 से दो बातें निकल के आती हैं कि महानगर मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है 164 के बयान को लिखता है और इसमें ज्यूरिडिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अधिकारता होगी तो भी लिख सकता है, अगर अधिकारता नहीं होगी तो भी लिख सकता है। अब इसी में आगे ये बताया गया है क्लास 1 में ही कि ये कब लिखा जाएगा, यदि या तो फिर अन्वेषण के दौरान लिखा जाएगा या फिर जांच के दौरान लिखा जाएगा या फिर विचारण प्रारंभ होने के पहले किसी भी समय अपने संस्कृति या कथन को अवलिखित कर सकता है। आगे इसमें एक प्रोविज़न दिया गया है, उसमें ये कहा गया है परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी संस्कृति या कथन का अवलोकन किसी अपराध के अभियुक्त या अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक नई व्यवस्था की गई है। वैसे तो इसको कलमबंद बयान कहते हैं। इसमें केवल मजिस्ट्रेट के सामने ही केवल जो व्यक्ति कथन करता है उसकी उपस्थिति होती है, परंतु यहाँ पर एक नई व्यवस्था की गई है कि यदि बयान को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा से रिकॉर्ड किया जाएगा तो उस समय अभियुक्त या अधिवक्ता जो होगा वहाँ पर उपस्थित हो सकता है। आगे एक और प्रोविज़न जोड़ा गया है, परंतु यह कि कोई भी संस्कृति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अवलिखित नहीं की जाएगी जिसमें तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई हो। यानी कि किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिसको मजिस्ट्रियल पावर दी गई है वो 164 का बयान नहीं लिख सकता है। ये आगे इसमें प्रोविज़न में कहा गया है। अब इसकी क्लास 2 को मैं रीड करता हूँ। मजिस्ट्रेट क्लास 2 ये इस प्रकार से है, मजिस्ट्रेट ऐसे किसी संस्कृति को अवलिखित करने से पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्कृति कर रहा है ये समझाएगा कि ऐसे संस्कृति के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्कृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने कारण ना हो कि वह स्वेच्छा से कर रही है। तो यहाँ पर क्लास 2 में दो कंडीशन दी गई है। एक तो मैंडेटरी वार्निंग कि उसको जो भी अभियुक्त इसके कन्फेशन कर रहा है, यानी कि कन्फेशनल स्टेटमेंट को दे रहा है, संस्कृति को अवलिखित कराने के मजिस्ट्रेट सामने उपस्थित है तो उसको एक वार्निंग देगा। वार्निंग वो इस प्रकार की होगी कि वो ये बताएगा कि अगर वो इस तरह का बयान देता है तो वो उसके विरुद्ध साथ में उपयोग में लाई जा सकती है। इसके अलावा दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के क्लास 2 में मजिस्ट्रेट के ऊपर दी गई है। वो मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि बयान जो दे रहा है वो बयान स्वेच्छा से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस पर कोई दबाव तो नहीं है। ये क्लास 2 में दो तरीके की व्यवस्था की गई है। क्लास 3 इसका पढ़ते हैं। संस्कृति अभिलिखित किए जाने के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समझ हाजिर होने वाला व्यक्ति ये कथन करता है संस्कृति करने के इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस की अपेक्षा में निरोध को प्रतिगत नहीं करेगा। यानी कि अगर जो व्यक्ति कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है, अगर वो मजिस्ट्रेट सामने उपस्थित है और मजिस्ट्रेट से वह कहता है कि नहीं साहब मैं अभी बयान देने के लिए राजी नहीं हूँ, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट उसको वापस जेल में नहीं भेजेगा, तो उसको क्या करेगा, वो रिलीज़ कर देगा। ऐसी संस्कृति
किसी अभियुक्त की परीक्षा आप क्लास 4 कम्प्लीट करते हैं, ऐसी संस्कृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलेखित करने के लिए धारा 281 से संबंधित रीत से अभिलेखित की जाएगी और संस्कृति करने वाले व्यक्ति को उस पर हस्ताक्षर करे होंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। क्या लिखेगा? मैंने, यानी अभियुक्त का नाम को, अभियुक्त का नाम लिखेगा, को यह समझा दिए गए संस्कृति करने के लिए वाबद नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्कृति जो करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे पूरा विश्वास है यह संस्कृति स्वेच्छा से की गई है। ये मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने संस्कृति की है उसे मैंने पढ़कर सुना दिया गया है। तो क्लास 4 में धारा 281 का चर्चा की गई है। 281 में ही इसकी रीति को बताया गया है कि कैसे 164 का बयान लिखा जाएगा। उसमें ये कहा गया है जब 164 का बयान होगा उसमें मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर होंगे और जो कन्फेशन कर रहा है उसके भी हस्ताक्षर होंगे और मजिस्ट्रेट जो होगा बयान किस तरह लिखेगा, वो बयान लिखने का प्रारूप जो है क्लास 4 में दिया गया है। अब क्लास 5 में क्या कहते हैं? क्लास 5 जो है यहाँ पर कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अदर देन कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात हो रही। यानी क्लास 5 में जो है केवल बयान की बात हो रही कि कोई व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देना चाहता है जो कि नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है। क्या है? इसको पढ़ते हैं। उपधारा 1 अधीन किया गया संस्कृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलेखित करने के लिए इसके पश्चात ऐसी रीत से अभिलेखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले के परिसर में सर्वाधिक उपयुक्त हो। तो मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की होती शक्ति होगी, इसका कथन इस प्रकार अभिलेखित किया जाएगा। अब क्लास 5 में ये कह दिया गया कि यहाँ पर जब अदर देन कन्फेशनल स्टेटमेंट जब मजिस्ट्रेट जो है लिखेगा तो मजिस्ट्रेट जो है उसको शपथ दिला सकता है कि नहीं साहब आप शपथ दीजिए कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही है। और इस कंडीशन में जब मजिस्ट्रेट शपथ दिलाएगा तो ये मजिस्ट्रेट का जो बयान होगा वो क्रॉस भी किया जा जब शपथ दिलाएगा तो इस अभियुक्त का बयान जो है वो क्रॉस भी किया जा सकता है। धारा 5 का में कहा गया, धारा 5 का में भारतीय दंड संहिता के ऐसे अपराधों के बारे में बताया गया है जो कि महिलाओं के विरुद्ध होते हैं। वो कौन से अपराध हैं? धारा 354 है, 354 का है, 354 खा है, 354 गा है, 354 खा है, 376 है कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, 376 का है, 376 का खा है, 376 खा है, 376 गा है, 376 घा है, 376 घा का है, 376 घा खा है, तो या फिर 376 डा या फिर 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में भेद रीत से ऐसा अपराध किया गया है कथन ऐसे अपराध को किया जाना पुलिस के संज्ञान में लाया जाता है अभिलिखित करेगा। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से निर्योग है तो मजिस्ट्रेट कथन लिखने में क्या करेगा? द्विभाषीय की सहायता लेगा या फिर विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा। परंतु यह कि यदि कथन लिखने वाला अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निरोग है तो ऐसे द्विभाषीय प्रबोधक की सहायता से व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म भी तैयार कर ली जाएगी। और इसका खा के में बताया गया है ऐसे व्यक्ति जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से नियोग है खंड खा के अधीन अभिलेखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में मुख्य परीक्षा के बदले में किया गया कथन इस प्रकार माना जाएगा। कथन करने वाले व्यक्ति को विचारण के समय इसे अभिलेखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन की प्रतिपरीक्षा करी जाएगी। यानी कि जो बयान जो होगा ऑफेंस ऑफ वुमेन्स है जो बयान धारा 5 का के क्लास का में जो है जिन अपराधों के बारे में भी मैंने आपको बताया उस अपराध में यदि कोई बयान लिखा जाएगा तो वो अपराध धारा 137 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा मान लिया जाएगा और इसके बाद में इसको दोबारा मुख्य परीक्षा इनकी नहीं कराई जाएगी क्योंकि इसी के बाद इसमें जब भी इनका ट्रायल शुरू होगा तो इसकी प्रति परीक्षा कराई जाएगी। इस क्लासिक देख रहे थे क्या है? इस धारा के अधीन किसी संस्कृति या कथन को अभिलेखित करने वाला मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचार किया जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने क्लास 1 में आपको बताया था कि क्लास 1 में कोई भी मजिस्ट्रेट जिसको अधिकारता हो या अधिकारता ना हो वो भी इस बयान को लिखित कर सकता है और यदि कोई ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे बयान को लिखता है यानी कि इसको दर्ज करवाता है जिसको अधिकारता नहीं है तो अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास जो है भेजेगा। ऐसा कहाँ लिखा गया? ऐसा 164 के क्लास 6 में लिखा गया है।
अब हम 281 के बारे में देख लेते हैं कि 281 क्या है, जो इसमें जो है इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 281 का जो मार्जिनल नोट है, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, यानी कि अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। जब कभी की अभियुक्त की परीक्षा किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है तो वह मजिस्ट्रेट अभियुक्त की परीक्षा के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और अभिलेख का भाग होगा। क्लास 1 में इतना बताया गया है। क्लास 2 में कहा गया है, जब कभी अभियुक्त की परीक्षा महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट यानी कि सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है तब उसे पूछे प्रत्येक प्रश्न और उसके दिए गए प्रत्येक उत्तर सहित ऐसी परीक्षा स्वयं पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जहाँ वह शारीरिक या किसी अन्य असमर्थता कारण ऐसा करना में असमर्थ है वहाँ उसके द्वारा नियुक्त न्यायालय किसी अधिकारी द्वारा उसके निरीक्षण में पूरी तरह अभिलेखित की जाएगी। अभिलेख यदि साध हो तो उसी भाषा में हो जिस भाषा में अभियुक्त की परीक्षा कराई गई है, और यदि साध ना हो यानी कि पॉसिबल ना हो, प्रैक्टिकेबल ना हो तो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। अभिलेख अभियुक्त को दिखा दिया जाएगा और उसे पढ़कर सुना दिया है। यदि वह इस भाषा को नहीं समझता तो इसमें लिखा गया है तो उसका भाषांतर उस भाषा में जिसमें वह दिया गया है समझाया जाएगा और उसके उत्तरों को स्पष्टीकृत करने में कोई बात जोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी कि अगर उसका बयान हो जाने के बाद अभी को कहता है कि नहीं साहब इसमें ये चीज़ हम और कहना चाहते हैं तो वो अपनी बात को दोबारा उसमें ऐड करवा सकता है। इस धारा की कोई बात जो है संचित विचारण के अनुक्रम में अभियुक्त की परीक्षा को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। ये धारा 281 में जो है इसकी जो व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया है। अब मैं आपको 463 सेक्शन 463 जो CRPC का है उस पर आपको ले चलता हूँ, क्योंकि सेक्शन 463 में ये बताया गया है यदि कोई ऐसा अपराध यदि कोई कन्फेशन स्टेटमेंट इस प्रकार से रिकॉर्ड किया गया है तो उसमें किसी तरह की अनियमितता है तो वो अनियमितता के क्या परिणाम होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, इसके बारे में बताया गया है। यानी कि इसका जो मार्जिनल नोट है उसमें कहा गया धारा 164 या धारा 281 के उपबंधों का यदि अनुपालन नहीं किया गया तो उसके क्या परिणाम होगा। क्या है क्लॉज 1 में, यदि कोई न्यायालय जिसके समझ अभियुक्त व्यक्ति की संस्कृति या कथन जो धारा 164 या धारा 281 के अधीन अभिलिखित है या अभिलिखित होना तात्पर्य है साक्ष्य में दिया जाता है या लिया जाता है, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कथन अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट द्वारा इन धाराओं में से किसी भी धारा में किसी भी उपबंध का पालन नहीं किया है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि स्टेटरी वार्निंग जो देनी पड़ती थी उन्होंने नहीं दी है, या अभियुक्त को जो है स्वतंत्र रूप से बयान नहीं लिखा गया है, उसको मजिस्ट्रेट ने ये नहीं असरटेन किया कि अभियुक्त का जो है देने की क्षति बयान की नहीं देनी थी, इस तरह की किसी तरह की कोई अनियमितता हो तो उस कंडीशन में इसमें क्या होगा ये लिखा गया है। इसमें पढ़ते हैं कथन अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट धारा इन धारा में किसी भी धारा के किसी भी उपबंध का अनुपालन नहीं किया तो भारतीय अधिनियम 1872 की धारा 91 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अनुपालन के बारे में साथ ले सकता है। यदि इसको समाधान हो जाए कि ऐसे अनुपालन से अभियुक्त के गुणागुण विषयक बातों पर प्रतिरक्षा करने में कोई हानि नहीं हुई है तो उसे अभिलिखित कथन सम्यक रूप से लिया गया है तो ऐसे कथन को ग्रहण कर सकता है। यानी कि जब इस तरह की बात कोई उठती है कि नहीं साहब मजिस्ट्रेट ने प्रॉपर तरीके से बयान नहीं लिया है तो मजिस्ट्रेट जो है एविडेंस मंगवा लेगा और उसको मेरिट पर डिसाइड करेगा कि क्या ये बयान जो है सही तरीके से लिया गया है कि नहीं लिया गया है। और इस धारा के जो बंद हैं अपील निर्देश और पुनरीक्षण न्यायालय पर भी लागू होगा। ऐसा जो है सेक्शन 463 में कहा गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों कि एक सेक्शन 164 के बयान में किस तरह लिया जाता है, क्या उसकी रीत है, अगर उसका बयान सही तरीके से नहीं लिया गया है तो उसमें जो अनियमितताएँ होंगी उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। ये सब जो है हम जो सेक्शन 164 CRPC, रेड विथ सेक्शन 281 CRPC, रेड विथ 463 CRPC के अंतर्गत जो है लिया गया है। इसलिए जब भी हम सेक्शन 164 पढ़ेंगे तो उसको 281 और 463 के लाइट में ही पढ़ेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है 164 में जो बयान लिया गया है अगर उसमें किसी की अनियमितता है यानी कि 281 में जो प्रोसीजर दिया गया है उसको फॉलो नहीं किया गया है या फिर जो है उसको अगर फॉलो नहीं किया गया तो 463 में उसमें कैसे एविडेंस लगा करके उस बयान को लिया जाएगा या फिर जो है रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा 463 में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम CRPC की अन्य सेक्शन के बारे में हम आपके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। यदि और इसके बाद आखिरी में आपसे सिर्फ पुनः ये निवेदन करता हूँ, यदि आपको मेरे चैनल से संबंधित कोई बातें समझ में आती हैं और आपको लगता है कि हमें ये वीडियो आगे देखना चाहिए, तो आप मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।